रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक, इनका ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज हुई, इसे कहेंगे हम रेस्पिरेशन। कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रीकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन सेल। देखो कार्बन स्केलेटन फॉर्म हुआ, अब इसका यूज हुआ रेस्पिरेशन के अंदर किसके लिए कि बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन सेल। गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है, लेंटिसेल से होता है। अब गैसियस एक्सचेंज के लिए इसका बहुत लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है, कोई हाई डिस्टेंस पे नहीं होता है, कोई ग्रेट डिमांड नहीं है प्लांट के अंदर गैसियस ट्रांसपोर्ट की। रेस्पिरेशन लोअर देन एनिमल, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन लोअर देन एनिमल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज एक्सचेंज होता है, तो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम ही ज़्यादा होता है, बाकी कम होता है। और लूज पैकिंग ऑफ पेरेनकाइमा, ताकि गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो सके। ग्लाइकोलाइसिस, इसके 3 साइंटिस्ट थे, गुस्ताव एबेंडेन, ओटो मेयरहोफ और जे पार्नस, जिसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, सिर्फ पार्शियल ऑक्सीडेशन ही होगा ग्लूकोज का। अब फोटोसिंथेसिस था जिसके अंदर सुक्रोज फॉर्म हुआ, अब वो सुक्रोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से। अब ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, अब ये एंटर कर जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज एंटर हुआ, वो हेक्सोकाइनेस एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ बाय द रिएक्शन आइसोमराइजेशन। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 1,6 बाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, यहाँ एंजाइम है PF के, ये NCERT में नहीं दिया है। अब ये फ्रक्टोज 6 बाइफॉस्फेट PGAL के अंदर कन्वर्ट हुआ, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर है, PGA और DHAP। अब PGAL BPGA के अंदर कन्वर्ट हुआ, अब ये सारी फॉर्म्स है ना ये, अब ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेस से यहाँ कन्वर्ट हुआ, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ये वाली फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर ATP का यूज हो रहा है, ATP का यूज हुआ और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब जब ये सेकंड स्टेप के अंदर ATP यूज नहीं होता, अब थर्ड स्टेप के अंदर ATP यूज हुआ, जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये है PGAL के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ये PGAL और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। अब PGAL कन्वर्ट होगा इसके अंदर, जिसे हम कहेंगे BPGA यानी बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर एक NADH2 फॉर्म हुआ, PGAL to BPGA। अब BPGA2 हमारे पास बनेगा PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। BPGA to PGA कन्वर्जन में एक ATP और हमारे पास फॉर्म हुआ। अब PGA to फॉस्फोग्लिसरेट, ये ग्लिसरिक एसिड है और ये ग्लिसरेट है। अब ये ग्लिसरेट से जब PE फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के अंदर कन्वर्जन होगा तो यहाँ H2O का रिलीज होगा। अब PEP से पाइरूविक एसिड बन गया फाइनली, और यहाँ पर PEP से जब पाइरूविक एसिड बनेगा तो यहाँ पर भी एक ATP फॉर्म होगा। पाइरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, यहाँ ATP प्रोडक्शन हुआ 7th और 10th के अंदर, ATP कंज्यूम हुआ 1th और 3rd के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है थर्ड स्टेप। अब प्रोसेस आती है फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन किस किस के अंदर होती है, तो वो होते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, प्रोकैरियोट एंड यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। फर्मेंटेशन होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एनारोबिक। अब ग्लाइकोलाइसिस था पार्शियल ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इसके अंदर क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या था, पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड जब एंजाइम की हेल्प से CO2 और इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज होती है लेस देन 7%। एंजाइम कौन से यूज होते हैं, पाइरूविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। फर्मेंटेशन के अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ 2 ATP फॉर्म होते हैं फर्मेंटेशन के अंदर और एनर्जी लेस देन 7%। इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास 4 ATP फॉर्म हुए थे और इसके अंदर सिर्फ 2 ATP ही फॉर्म होंगे। बैक्टीरिया जो होता है
उसके अंदर जो पाइरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर एनिमल की बात करें तो अगर लो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी तो पाइरुविक एसिड भी लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा, जिसके लिए एंजाइम यूज होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसके अंदर एक NADPH2 भी यूज होता है इन सभी रिएक्शन के अंदर, चाहे फर्मेंटेशन हो, चाहे बैक्टीरिया के अंदर ये रिएक्शन हो रही हो जो लैक्टिक एसिड बन रहा है, चाहे एनिमल के अंदर रिएक्शन हो रही हो। अब यीस्ट पॉइजन देमसेल्फ जब एल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% तक पहुंच जाएगी। अब फर्मेंटेशन के टाइम पर अगर एल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% तक पहुंच गई है तो यीस्ट खुद को पॉइजन कर लेंगे और ये डेड हो जाएंगे। अब लिंक रिएक्शन आती है। लिंक रिएक्शन क्या होती है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की साइकिल होती है। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट था पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड सीधा क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर नहीं करता है, वो एक लिंक रिएक्शन होती है उसके थ्रू एंटर करता है। तो लिंक रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ये तो फर्स्ट एक एरोबिक रेस्पिरेशन है। लिंक रिएक्शन में क्या है, ये पाइरुविक एसिड आया, अब इसके साथ कोएंजाइम ए मिला और एक NAD+ मिला। अब यहाँ पर एक आयन यूज होता है मैग्नीशियम और एंजाइम होता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पाइरुविक एसिड पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। फॉर्मेशन क्या हुआ, 2 एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हुआ, 2 CO2 और प्लस 2 NADH2। एक NADH2 से बनता है 3 ATP, तो 2 से बनेंगे 6। अब ये जो एसिटाइल कोए है वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये यहाँ ये लिंक रिएक्शन चल रही है कि जहाँ पर पाइरुवेट आया एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब क्रेब्स साइकिल्स होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होती है, और क्या होता है रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ग्लाइकोलाइसिस थी जो साइटोप्लाज्म के अंदर होती थी, और ये क्रेब्स साइकिल होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है। इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि TCA सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। TCA यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुवेट आया जो लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हुआ। एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है 2 कार्बन का, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम एंटर हो गया क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड यानी OAA 4 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, और इन्होंने एक फर्स्ट कंपाउंड बनाया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड है 6 कार्बन का। अब ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के अंदर। अब यहाँ पे 5 कार्बन ही रह गए हैं। यहाँ पर एक CO2 का इवोल्व हुआ, CO2 इवोल्व हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना, और यहाँ पर एक NADH2 फॉर्म हुआ। एक NADH2 3 ATP। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जब सक्सिनिक एसिड के अंदर जाएगा, अब यहाँ पर और कुछ भी हम यहाँ पर जैसे कि डायरेक्टली सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्जन नहीं होगा इसका, इसके बीच में कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, जैसे कि ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल को ए के अंदर कन्वर्ट होगा। सक्सिनाइल को ए 4 कार्बन का होता है। यहाँ पर जब इससे और इससे कन्वर्जन होता है तो यहाँ एक NADH2 का फॉर्म होता है, यहाँ जो कि ये दिखा रहा है, और एक CO2 इवोल्व हुआ तो 4 कार्बन का सक्सिनाइल को ए बना। अब ये सक्सिनाइल को ए सक्सिनिक एसिड के अंदर जाएगा तो एक GTP का फॉर्म होगा। अब यहाँ पे सक्सिनाइल को ए जब सक्सिनिक एसिड के अंदर गया तो यहाँ GTP का फॉर्म हुआ, एक GTP से एक ATP बनता है। अब ये सक्सिनिक एसिड है वो आगे मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, लेकिन उससे पहले एक प्रोडक्ट और बनता है जिसे हम कहते हैं फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट यहाँ पर बनता है, जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट बनेगा तो FADH2 फॉर्मेशन होगा, और एक FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट से एक FADH2 बना। अब ये फ्यूमरेट मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये मैलिक एसिड फिर से ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर एक NADH2 और मिल गया। अब एक साइकिल के अंदर हमें 1 2 3 NADH2 मिले, 3 NADH2, एक FADH2 और एक GTP, जो कि एक साइकिल के अंदर हुआ। अब ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट के अंदर तो 2 पाइरुवेट बने थे, 2 पाइरुवेट, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट, 2 पाइरुवेट से 2 क्रेब्स साइकिल, और इन सभी को इंटू 2 कर देंगे तो कितने 6, तो NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP। ये टोटल एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हुई। एक NADH2 यहाँ भी फॉर्म हुआ था तो यहाँ पर इसको भी इंटू 2 करेंगे, तो ये टोटल एनर्जी निकालने के लिए हेल्प होता है, जिसके अंदर टोटल एनर्जी होती है वो 38 ATP की होती है, हम कैलकुलेट करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से।
यहाँ देखो ग्लू ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज आया, जो कि एक ग्लूकोज था, 2 पायरूवेट बने। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन 2 कंज्यूम भी हो जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो नेट 2 ATP 2 NADH2। ये पायरूवेट लिंक रिएक्शन के अंदर जाएगा, हम लिंक रिएक्शन के अंदर 2 पायरूवेट गए और 2 एसिटाइल कोए बने, तो यहाँ पर 2 NADH2 और मिले। अब ये 2 एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल, 2 क्रेब्स साइकिल चलाएंगे, 2 बार क्रेब्स साइकिल चलाएंगे, एक साइकिल के अंदर 3 NADH2, एक FADH2, एक GTP, इंटू 2 कर लेंगे, तो टोटल जो हमारे पास आएगा वो होगा 4 तो ATP, 10 NADH2, 2 FADH2। अब 2 FADH2 से 4 ATP बनेंगे, 10 NADH2 से 3 ATP बनेंगे, और टोटल हमारे पास हो जाएगा 38 ATP। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब ये ETS होता कहाँ है, तो फर्स्ट में ETS लोकेटेड कहाँ होता है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन है, बाहर वाली, अंदर वाली। अब ये इस मेम्ब्रेन पर ETS लोकेटेड होता है, और ये वाला स्पेस है 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, और इधर वाला स्पेस हो गया मैट्रिक्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि फॉर्मेशन तो सब हो गया, अब ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इन जो बना NADH2, FADH2, इनकी हेल्प से एटीपी बनाएंगे तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। अब यहाँ पर 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इस ETS के अंदर। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। सेकंड कॉम्प्लेक्स है ये FADH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1। फोर्थ कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स ये F0 F1 पार्टिकल वाला। अब NADH2 NAD के अंदर कन्वर्ट हुआ, NAD के अंदर जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके साथ साथ 4 हाइड्रोजन भी या इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भेज देगा। ये 4 हाइड्रोजन इसने इनर मेम्ब्रेन के अंदर भेजे, 2 इलेक्ट्रॉन भेजे, 2 इलेक्ट्रॉन FMN के पास गए, FMN से FES के, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे UB क्विनोन के पास, UB क्विनोन एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा UB क्विनोन H2। ये अब 2 हाइड्रोजन और इसने क्या करा कि यहाँ अंदर डाल दिया, लेकिन यहाँ तो 4 है, 4 जो हुए वो 2 हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स सेकंड भी लेके आया। कॉम्प्लेक्स सेकंड ने क्या करा कि FADH2 था, क्योंकि हमने देखा कि सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट के अंदर बन रहा था तो FADH2 बना, ये FADH2 बना। अब FADH2 से इलेक्ट्रॉन गए FAD के पास, FAD से FES, ये UB क्विनोन के पास, UBQH2 के पास, ये इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए कॉम्प्लेक्स थर्ड को, इस ऊपर वाले ने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए कॉम्प्लेक्स थर्ड को, और हाइड्रोजन थे 2 हाइड्रोजन इन्होंने मिलकर अंदर इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर डाल दिए। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 हाइड्रोजन ये हो गए। अब इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए कॉम्प्लेक्स थर्ड को। कॉम्प्लेक्स थर्ड में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आए साइटोक्रोम B के पास, देन FES के पास, देन साइटोक्रोम C1 के पास। अब ये वाला साइटोक्रोम होता है, ये मूवेबल होता है। फर्स्ट में तो देखो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के पास जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये वाला साइटोक्रोम C मूवेबल होता है, ये मूव कर सकता है। तो ये साइटोक्रोम C यहाँ से जो यहाँ तक आ गया इलेक्ट्रॉन लेकर, अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो इसके अंदर 2 कॉपर सेंटर होते हैं, एक कॉपर 1 और एक कॉपर B, कॉपर A कॉपर B। इलेक्ट्रॉन आए, इस कॉपर सेंटर फर्स्ट को दिए, इसने साइटोक्रोम A को दिया, साइटोक्रोम A3 के पास, और ये इसने कॉपर सेंटर B को दे दिया। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन था, उसने H2O का फॉर्मेशन किया। अब ये कॉम्प्लेक्स 5 है। अब जैसे कि यहाँ देखें क्या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है और यहाँ पर नेगेटिव। तो ये बन क्यों रहा है, क्योंकि हमने ज़्यादातर हाइड्रोजन इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र होने की वजह से इस तरफ तो हाइड्रोजन H+ की वैल्यू बढ़ी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, किधर इनर मेम्ब्रेन की तरफ, और मैट्रिक्स की तरफ नेगेटिव चार्ज आया। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब इसके अंदर ATP का फॉर्मेशन होना है F0 F1 से। अब 2 हाइड्रोजन जो कि इनर मेम्ब्रेन की तरफ थे, अब ये इनर मेम्ब्रेन की तरफ से मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे और एक ATP का फॉर्मेशन होगा, 2 हाइड्रोजन से एक ATP का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कुछ
नई वाली एनसीईआरटी है, जहाँ ये कंट्रोवर्सी है कि 4 से होगा या, यहाँ पे देखो थ्योरी के अंदर तो 4 लिख रखा है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिख रखा है, जो कि क्या है क्या नहीं है। अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, इसके अंदर देखो कि देयर इज नो सिक्वेंशियल ऑर्डर पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग नेक्स्ट टू ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे है कि ये सब कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है कि पहले यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में बना तब अब फिर ये लिंक रिएक्शन में जाएगा तो इसमें क्रेब्स में आएगा। ये सारी प्रोसेस जो होती है एक साथ चल रही होती है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे नहीं चल रहा होता है। NADH synthesized in glycolysis is transferred into mitochondria and undergo oxidative phosphorylation। देखो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या होता है, एक तो डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और एक हमें जो प्रोडक्ट बना है उससे ATP फॉर्म करना होता है। तो अगर NADH2 से अगर हम ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है माइटो के अंदर। नन ऑफ इंटरमीडिएट इन पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथेसिस एनी कंपाउंड। तो कोई भी अगर कंपाउंड होगा इंटरमीडिएट होगा तो किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए उसका यूज नहीं होगा। जैसे कि कुछ भी बीच में बना, जैसे कि नन ऑफ इंटरमीडिएट इन दी पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथेसिस एनी कंपाउंड। कोई सा भी इंटरमीडिएट से कोई सा भी कंपाउंड नहीं बनता। ओनली ग्लूकोज इज बिंग रेस्पायर्ड। देखो अब यहाँ लिख रखा है कि सिर्फ ग्लूकोज को रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इन द पाथवे। अब बीच में अब जब हम समरी पढ़ेंगे तो वहाँ लिखेगा ग्लूकोज के अलावा भी रेस्पायर हो सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट है कि यहाँ लिख रखा है कि ओनली ग्लूकोज इज बिंग रेस्पायर्ड एंड नो अल्टरनेटिव आर एंटरिंग इन द पाथवे। देखो ग्लूकोज के अलावा भी रेस्पायर हो सकते हैं, लेकिन जब पाथवे के अंदर एंट्री होगी तो सिर्फ ग्लूकोज की होगी और किसी की भी नहीं होगी। रेस्पायर तो और दूसरे भी हो सकते हैं। दो स्टेटमेंट अलग अलग दिए हुए हैं जो कि समरी से तुम देख सकते हो। यहाँ एक समरी के अंदर जब तुम पढ़ोगे तो तुम देख लेना। फर्मेंटेशन और इसके बारे में देख के, फर्मेंटेशन अकाउंट्स ओनली ऑन पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज लिखा है, लेकिन इसे हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी कहेंगे, पार्शियल ब्रेकडाउन, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। वेर इज एरोबिक रेस्पिरेशन इज कम्प्लीटली डिग्रेडेड टू CO2 एंड H2O। फर्मेंटेशन के अंदर नेट गेन ऑफ ATP 2 ATP बनते हैं और each molecule glucose is degraded to pyruvic acid where many more ATP are generated in aerobic। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ज़्यादा ATP बनते हैं और इसके अंदर कम ATP बनते हैं। अब NADH ऑक्सीडेज टू, इसके अंदर वो फर्मेंटेशन के अंदर देखो स्लो है, स्लोली इन फर्मेंटेशन हाउ एवर रिएक्शन इज वाइग्रस इन। तो ये वाला कन्वर्जन होता है जो फर्मेंटेशन के अंदर तो स्लो होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस और अदर रिएक्शन के अंदर फास्ट होता है। एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे ये कहता है कि किसी, जैसे कि ये देखो फैट्स है, अगर फैट्स को इस साइकिल के अंदर, या फैट कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, इनको जब साइकिल के अंदर एंटर करना होगा तो इनको पहले कन्वर्जन करना होगा खुद को, ताकि यह साइकिल के अंदर एंटर कर सके। डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते, डायरेक्ट सिर्फ कौन कर सकता है, ग्लूकोज। फैट को अगर एंटर करना है तो फैट को पहले फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अब कन्वर्ट होंगे एसिटाइल को ए के अंदर, और एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल स्टार्ट कर देगा। वैसे ही अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को कन्वर्ट होना होगा एमाइनो एसिड के अंदर, एमाइनो एसिड कन्वर्ट होगा पाइरुविक एसिड के अंदर, और ये लिंक रिएक्शन होगी और ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा। वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पाइरुविक एसिड बनाएगा, फिर लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल्स। अब रेस्पिरेशन क्वेश्चन, इसका ये स्टेटमेंट है इसका कि हाँ कि CO2 इवॉल्व टू O2 कंज्यूम। ये ध्यान में रखना, CO2 इवॉल्व टू O2 कंज्यूम, ये आगे पीछे लिख के दे सकता है। अब ट्राइपाल्मिथिन का जो होता है वो 0.7 होता है, ट्राइपाल्मिथिन का हो गया 0.7। एंड इसके अलावा एक सेकेंड में इसके अलावा प्रोटीन होता है, जो कि ये है कार्बोहाइड्रेट जिसका 1 है, ट्राइपाल्मिथिन का हो गया 0.7 एंड प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का 0.9।